आप सब व्यूअर्स को दुशहरा मुबारक। ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, नवरात्रि के बाद आता है और ये हम सब जो हिंदू सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ और अगर कोई दिल से माने तो सारे ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ये एक बहुत ही शुभ दिन है और 9 शुभ रातों के बाद आता है और हम इस खुशी के मौका पर सबको मुबारकबाद देते हैं और स्वागत करते हैं मेजर गौरव आर्य जी का दिल्ली से। मेरे साहब बहुत-बहुत आपको मुबारक हो, बहुत ही शुभ दिन है आज का। थैंक यू लेकिन सर। और दशहरा की सर आपके और आपके परिवार को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और इसके साथ-साथ एक दुःख भरी भी घटना जुड़ी हुई है। कश्मीर में एक जेलर ऑफिसर को मार दिया गया, जबकि इन्हीं दिनों अमित शाह जी कश्मीर के दौरा पर हैं और कश्मीर बहुत बदल चुका है 5 अगस्त 2019 के बाद, मगर चैलेंजेस भी हैं। तो आप इस दौरे को, अमित शाह जी के इस दौरे को कैसे देखते हैं? और उसी दौरे के दिनों में जब ये किलिंग होती है, बहुत ही दुःख भरी घटना, तो कैसे इसको जोड़ते हैं? क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं जिहादी? चूँकि उनको मारने वाले तो उनके अपने ही वन ऑफ द सर्वेंट थे। सर अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये लोहिया साहब हैं सर, जो थे डीजी प्रिजन थे, बड़े सीनियर ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर। तो यूसुफ लोहार करके उनका एक डोमेस्टिक हेल्प था जिसने उनका कत्ल कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड किस्म का था और जो सोशल मीडिया के उसके पोस्ट हैं वो दिखाते हैं कि वो बड़ा खुद मरने मारने की बात करता था, खुद को भी मारने की बात करता था, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, ऐसे लोगों ने बोला है। ऐसे पुलिस के इनिशियल बयान आए हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टीआरएफ करके जो लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है सर, द रेसिस्टेंस फ्रंट, वो एक्चुअली लश्कर ए तैयबा है, उसको थोड़ा सा सेक्युलराइज करके उसका टीआरएफ नाम रख दिया। तो एलईटी की इस ब्रांच टीआरएफ ने या एलईटी ने क्लेम करा है कि उनका एक्शन है। अब पता नहीं सर इसके बीच में सच्चाई क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जहां तक अभी पता लग रहा है पुलिस के बयानों से, ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, एक डिरेंज्ड मैन का, ऐसा लोग बोल रहे हैं वहां पे, ऐसा समझ में आ रहा है। जहां तक अमित शाह जी की बात है सर, वो उन्होंने पहाड़ी कम्युनिटी के लिए वहां पे और जो, लेकिन सर ऐसा है कि कश्मीर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत लोग जानते नहीं है। ये पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है सर, नॉर्थ और साउथ ऑफ पीर पंजाल हम लोग बोलते हैं इन टिपिकल फौजी लैंग्वेज। साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गया जम्मू वाला एरिया, और जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है वो है कश्मीर वैली वाला एरिया। और कभी भी सर साउथ ऑफ पीर पंजाल को, वहां पे चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, इनको कभी तवज्जो दी ही नहीं गई। बिकॉज इसीलिए लद्दाख भी जेएनके से अलग होकर बड़ा खुश है आज की तारीख में। इट हैज गॉट इट्स ओन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो बुद्धिस्ट लोग हैं सर, इनका कोई वैली वैली से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो शुरू से ऐसे जोड़ रखा था तो जुड़े चले आए थे। और अब जब उनके लिए रिजर्वेशंस हुए हैं और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करा गया है, तो उनके भी फायदे होंगे। पहले सारे के सारे जितने भी फायदे थे सर, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा, और फाइनेंशियल फायदे, गवर्नमेंट में इसके फायदे, सबके फायदे, ये कश्मीर घाटी के कुछ लोगों ने अपने हाथ में पकड़ रखे थे और अपने चेले चपाटों को ये लोग रेवड़ियों की तरह बांटते थे कि यू बी लॉयल टू अ सर्टेन फैमिली एंड वी विल गिव यू दिस एंड दैट। तो ये सर कश्मीर में गोरख धंधा चल रहा है काफी टाइम से। अब वो 370-35 से कि जब इन दोनों परिवारों को, वालों लोगों को अंदर कर दिया था, तब से ये धंधे बंद हो गए इनके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमित शाह जी जब गए हैं वहां पे, तो लोगों में एक जोश आया है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी बारामूला तक भी गए। मैंने ऐसा सुना कि बारामूला गए हैं। बारामूला सर, बारामूला 19 डेव का एरिया सर, वो आगे जाके थोड़ा सा श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट वेरी फार। और बड़ा हिस्टोरिकल टाउन है सर बारामूला। 1947-48 में भी मकबूल शेरवानी नाम का एक कश्मीर लड़का था, एक युवक था, जिसने पाकिस्तानी कबालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनको गुमराह करा, बेवकूफ बनाया कि इंडियन आर्मी आ रही है, जबकि इंडियन आर्मी आसपास थी नहीं कहीं पे। उसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, कभी और सुनाएंगे सर आपको। तो वो वहां पे बारामूला गए और ये लोगों को बताने के लिए कि देखिए, प्रोग्रेस इज दी ओनली वे फॉरवर्ड। ये जिहाद विहाद का चूरन पाकिस्तान ने खिलाया, बेवकूफी की बातें हैं, ये आजादी फाजादी की, इससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। और पाकिस्तानी, और मैं तो खुद कह रहा हूं सर, जो अमित शाह जी ने नहीं बोला, मैं आगे चल के एक और स्टेप बोल रहा हूं, जो बार बार कहता हूं कि ये जो पूरा जो कि कश्मीर को चाहिए आजादी, और ये जब भी पाकिस्तान किसी को भेजता है सर, वहां से जो पाकिस्तान से जो गरीब लोग हैं सर, वही आते हैं। आज तक कोई सर कोर कमांडर का बेटा नहीं आया, पाकिस्तानी जर्नैल का,
पाकिस्तानी बिजनेसमैन का, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट का बेटा क्यों नहीं आया सर कश्मीर में? 30-40 साल में इनको इनको 2 महीने नहीं मिले कि कश्मीर के अंदर आके हम जरा इंडियन आर्मी से लड़ लें। ये सब गरीबों को भेजते हैं सर लड़ने के लिए, तो इन्होंने एक धंधा बना रखा है पाकिस्तानियों ने कश्मीर का, तो वो भी, उस पर भी ढक्कन लग चुका है। और आई थिंक होम मिनिस्टर साहब गए वहां पे, बहुत लोगों में जोश था और बहुत अच्छी तरह, और रिजर्वेशन जो उन्होंने अनाउंस करे जरूरी है सर। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो ये कुछ फैमिलीज हैं सर, मैं सारे कश्मीरी भाइयों की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर कश्मीरीज, बट ये 2-3 परिवार हैं वहां पे जिन्होंने बहुत राज करा है कश्मीर पे, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या सेंट्रल मिनिस्टर्स और दुनिया भर के बने हैं ये लोग सर। दीज आर द पीपल हु हैव डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स साउथ ऑफ पीर पंजाल। जो बकरवाल हैं, जो गुज्जर हैं, वो भी वहां पे मुसलमान हैं, उनके खिलाफ इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करा है, जबकि ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। ये तो उनको अपने बराबर का नहीं समझते। जो ये कुछ फैमिलीज हैं, कुछ अशराफिया है जो कश्मीर का, मुझे कहना चाहिए। और जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ करा वो तो आपको पता है, पर एक चीज जो भारत में लोग डिस्कस नहीं करते सर कभी, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये कश्मीर, जो पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट हम लोग बोलते हैं, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया, जो स्टेट है पूरा, ये किसने बनाया सर? ये बनाया किसने? ये डोगरों ने बनाया है सर, अपने बाजुओं की ताकत से। जो जमवाल साम्राज्य था, जो हिजाइनस थे वहां पे, अब तो मतलब उनके जो वंशज हैं वो हैं। एक जमाने में जो डोगरा साम्राज्य था वहां पे, ये तो तिब्बत तक चले गए थे सर, पूरा लद्दाख वद्दाख इन्होंने फतेह करा है। जनरल जोरावर सिंह एक बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत बड़ा नाम है जनरल जोरावर। और जनरल जोरावर ने तो तिब्बत विब्बत सब खड़का दिया था सर। तो ये जो जिन लोगों का राज था, जिन लोगों का साम्राज्य था, जिन लोगों ने जम्मू और कश्मीर को एक शक्ल दी, एक सूरत दी, एक इज्जत दी, उन्हीं लोगों को सर मार्जिनलाइज कर दिया आज की तारीख में। और डोगरा बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है सर, शरीफ लोग हैं, पेट्रियोटिक लोग हैं। और डोगरों के साथ यही प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी, मेरे तो दोस्त भी हैं, उनको कुछ भी मत दो सर, उनको कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत दो, उनको कोई फैसिलिटी मत दो। कल अगर कोई ये बोल देगा ना कि सर हिंदुस्तान खतरे में है, तो सारे डोगरा आ जाएंगे सर सर कटाने के लिए अपना। ये सारे के सारे, उनकी फितरत में यही है, हर एक घर में फौजी है सर। तो वो डोगरों का है ये, डोगरों ने कभी कुछ मांगा नहीं। और ये जो परिवार हैं, इन लोगों ने इस मासूमियत का, इस भोलेपन का, जो डोगरा कम्युनिटी का भोलापन है सर, इसका बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने। तो इनके लिए, डोगरास के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इस कम्युनिटी को, मैं इज्जत करता हूँ इनकी। और मैं जब भी कभी जम्मू जाता हूँ, मैं मिलने की कोशिश करता हूँ लोगों से। और मैं चाहता हूँ कि सर डोगरों के लिए भी कुछ करा जाए, क्योंकि दे आर द पीपल हु मेड जेएनके सर। ये जेएनके इन लोगों ने बनाया है, ये तो डकैत हैं ये लोग। दीज पीपल आर डकैट्स। ये जो परिवार हैं जो श्रीनगर में बैठते हैं गुपकार में, जो असली कश्मीर तो डोगरों ने बनाया है सर। और आपने जिन लोगों ने कश्मीर बनाया, जो लोग लद्दाख तक, क्या आगे तिब्बत तक चले गए, जिन्होंने सबको खड़का दिया, जिसने ऐसे सर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे शेर पैदा करे, जिन्होंने जनरल जोरावर जैसे शेर पैदा करे, आपने उस पूरी कम्युनिटी को आपने आइसोलेट कर दिया। आपने बोला नहीं, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, अब हम राज करेंगे। उनको इग्नोर कर दिया सर। तो ये ऐसे चोर चक्के बैठे हैं सर गुपकार में। तो जी मैं साहब, आपने कहा कि जो जेलर ऑफिसर की किलिंग हुई, शायद उसमें कोई टेररिज्म इन्वॉल्व ना हो, शायद ये एक साइको आदमी का काम हो। मगर चूंकि ये उस वक्त होता है जब अमित शाह दौरे में है, और ये भी हम खबरों में पढ़ रहे थे कि शायद इलेक्शन का भी कोई ऐलान हो या उसकी कोई प्रेपरेशन की बात हो। तो क्या खबरें हैं, चूंकि अमित शाह का दौरा तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इन दिनों, जबकि गुज़िश्ता बहुत सारे महीनों से वहाँ पे टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं उनकी भी, सिखों की भी, और जो हमारे पंडित बहन भाई हैं उनकी तो बेचारों की हो ही रही है। तो क्या सिग्निफिकेंस है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपकमिंग इलेक्शन इन कश्मीर, अमित शाह जी के दौरे के हवाले से? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए सर, ऐसा है ना कि ये जो पूरा मामला है ना सर, ये अभी वैली में जो चल रहा है, मुझे नहीं पता कि ये आदमी ल्यूनेटिक था या टेररिस्ट था। जो अभी तक वहां से खबरें आ रही हैं मीडिया में, मैं उनका हवाला देके बोल रहा हूँ। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि टेररिस्ट नहीं था ये जो भी इसका नाम, यासिर लोहार या यूसुफ लोहार, जो भी इसका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका।
ये टेररिस्ट था कि नहीं था ये मुझे अभी तक नहीं पता है, पर मीडिया से अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो मैं उसकी बातचीत कर रहा हूँ। सर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अमित शाह जी ने प्रॉमिस करा था कि हम स्टेटहुड देंगे जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात उन्होंने पार्लियामेंट पे वादा करा, ये होना है सर आज नहीं तो कल, क्योंकि उन्होंने पहले वादा जबान दे दी और वो जबान के पक्के आदमी, उन्होंने बोला है तो अमित शाह जी स्टेटहुड दे देंगे जम्मू और कश्मीर को। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे मेरे दिल में तो कोई शक नहीं है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज एक और है सर कि एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू हुआ है कश्मीर में, अभी नेसेंट स्टेज पे, इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक्चुअली क्या था कि किसी को इजाजत नहीं थी, या तो वो पीडीपी का मेंबर होता या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर होता, और किसी को सर उठाने की इजाजत नहीं थी कश्मीर में। 370-35 से जाने के बाद अब सर ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे इलेक्शन जो हो रहे हैं, जिसको कहते हैं ना ट्रू ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अब पहली बार कश्मीर ने, जब से कश्मीर भारत का हिस्सा बना है सर 26-27 अक्टूबर 1947 के बाद, जब से एक्सेशन साइन करा था महाराजा ने, तब पहली बार दे हैव सीन ग्रास रूट डेमोक्रेसी सर। और ये दो परिवारों को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इलेक्शन बिल्कुल होंगे सर कश्मीर में, और जम्मू और कश्मीर स्टेट बनेगा। और मैं तो एक और चीज चाहता हूँ कि जैसे लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दीजिए सर। इनका ना कल्चर मिलता है, ना लैंग्वेज मिलती है, ना कुछ नहीं मिलता। क्यों सर? जब आप उत्तर प्रदेश का टुकड़ा करके आप उत्तराखंड बना सकते हैं, ठीक है सर, आप आंध्र प्रदेश का टुकड़ा करके आप तेलंगाना बना सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, आप झारखंड बना सकते हैं, तो व्हाई कांट यू मेक जम्मू? जम्मू को स्टेटहुड, मेरा मेरा एम ये नहीं है कि कश्मीर का टुकड़ा हो, मेरा ये एम है कि जम्मू को स्टेटहुड मिले। जो जम्मू वाले हैं सर, जम्मू वाले, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, और उनको सर इतनी बुरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आप जम्मू से जाएंगे सर, यहां से आप अखनूर साइड से निकलिए, सुंदरबनी से निकलिए आप सर, एक अलग एक्सेस ले लीजिए सर आप, ठीक है ना? डोंट गो टुवर्ड्स दी डोडा किश्तवाड़ एरिया, वो एक अलग एक्सेस है। आप यहाँ से सीधा सीधा सर आप बिल्कुल रजौरी तक, फिर पुंछ तक चले जाइए, चाहे कृष्ण घाटी हो, चाहे बिम्बर गली हो, चाहे मेंढर हो। ये सर आज की तारीख में भी इधर जो भी कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे फंड्स थोड़ा ना दिए थे इन लोगों ने, इन्होंने सारे फंड्स कश्मीर में लगाए सर, और वो भी पूरे कश्मीरियों को नहीं मिले, वो भी इन्होंने श्रीनगर के आसपास पैसे खा लिए या वहीं पे फंड्स लगाए। जम्मू का बुरा हाल है, एंड जम्मू नीड्स टू कम अप सर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो मिनिस्टर टू पीएमओ हैं, ही इज फ्रॉम जम्मू सर, वो अपनी खुद मेहनत कर रहे हैं कि ही बिलोंग्स टू जम्मू सर, जम्मू के रहने वाले हैं, तो वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर कि किसी तरीके से जम्मू की प्रोफाइल, और बहुत अच्छे लोग हैं सर, ये बड़े भोले हैं सर ये डोगरे। आई थिंक इनको इनको कुछ तो करना चाहिए सर, ये ब्रिलियंट पीपल, वेरी नाइस पीपल सर। मैं तो मेरा मेरा बड़ा पैशन है सर कि डोगरास के लिए कुछ हो जाए, तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी सर, कुछ हो जाए। तो आपको हमेशा आने वाले दिनों में क्या दिखता है कि कश्मीर में जो इश्यूज हैं वो आप क्या समझते हैं कि काफ़ी कम हो सकते हैं अलग करने से जम्मू और कश्मीर को, या फिर कुछ और भी करना पड़ेगा सरकार को? क्योंकि जो पंडित बरादरी है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखती है। तो आपको फ्यूचर आने वाले दिनों में किस तरह दिख रहा है? सर ऐसा है ना कि इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पंडित बिरादरी फील कर रही है वो गलत फील नहीं कर रही सर, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू फील व्हाट दे आर फीलिंग, एंड देयर इज अ डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। मैं तो बार बार कह रहा हूं सर कि देखिए बात यह है कि जो अमित शाह जी ने शुरू करा है वो बहुत अच्छी बात है, और अमित शाह जी कहते हैं कि तुम्हें जो भाषा समझ में आएगी मैं वो भाषा बोलूंगा, तुम्हें प्यार की समझ में आती तो प्यार की समझो, मार की समझ में आती तो मार की समझो। मार इन द सेंस नॉट फिजिकल मार, बट जिसको जेल में डालना था 1-2 साल जेल में भी डाला उन्होंने, ऐसी बात नहीं है पकड़ के। दो दो तीन तीन एक्स चीफ मिनिस्टर जेल में थे एक साथ, किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। टाइट कर दिया, जब टाइट करना है व्हेन दे हैव टू टेक अ हार्ड कॉल, दे टेक अ हार्ड कॉल सर। सर ऐसा है ना, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का है सर, कहीं ना कहीं मैं अपने कश्मीरी भाई बहन को बड़े विनम्रता पूर्वक माफी मांग के मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि ना, दे हैव टू टेक अ स्टैंड एंड द गवर्नमेंट हैज टू हेल्प देम सर। गवर्नमेंट को आम करना पड़ेगा सर पंडितों को। आप जब तक कश्मीरी पंडितों के हाथ में हथियार, ये मारते क्यों है कश्मीरी पंडितों को सर? ये इसलिए मारते हैं क्योंकि उनके हाथ में हथियार नहीं है। ये जो सो कॉल्ड ये मुजाहिदीन हैं और सो कॉल्ड ये गाजी हैं और फलाने हैं ढिमके हैं, ये निहत्तों पे वार करते हैं सर, इनकी हिम्मत नहीं है। इनको बोलिए ना सर, राष्ट्रीय राइफल्स के, जरा राष्ट्रीय राइफल्स के एक पेट्रोल पे अटैक करके दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ किसी राष्ट्रीय राइफल्स के जवान को, इनका गला सूख जाएगा सर। आरआर का नाम सुनते इनके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है जब राष्ट्रीय राइफल्स का पेट्रोल सामने से जाता है। तो देखेंगे कोई पंडित अकेला है उसको गोली मार के चले गए सर। अनलेस यू आर्म द पंडित्स, वैली में नॉर्मलसी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती।
मैं आपको बता रहा हूं, आप किस किस के घर के आगे सर सिपाही लगाएंगे? अगर 10,000 कश्मीरी पंडित हैं तो आप सबके सामने क्या एक प्लाटून की गार्ड लगा देंगे? आप नहीं लगा सकते सर, आप यू कैन नॉट डू दैट। आपके पास इतना मैन पावर नहीं, किसी अमेरिका के पास इतना मैन पावर नहीं, चाइना के पास इतना मैन पावर नहीं है। और जब वो निकल के जाएगा बाजार तो कोई देख रहा होगा, उसको गोली मार के भाग जाएगा। आप किसको पकड़ेंगे सर? जब तक कश्मीरी पंडितों के हाथ में आप, मैंने पहले भी एक बार बताया था सर किसी शो में, जब तक आप पंडितों को AK-47 और लेटेस्ट वेपन्स के साथ ट्रेनिंग नहीं देंगे, जो कश्मीरी पंडित बच्चे हैं सर, लड़के लड़कियां, उनको आर्मी के कैंप में जाना चाहिए। लेट देम स्टे विद द आर्मी। घर नहीं जाओगे आप, आर्मी के साथ 3 महीने आप सख्त ट्रेनिंग करोगे, दिन और रात, फिजिकली और मेंटली फिट हो गए आप। वहीं पे खाना खाओ, वहीं पे सो, वहीं पे ट्रेनिंग करो, दिन में 16-16 घंटे हथियार चलाओ, हजारों गोलियां चलाओ। आपको पता होना चाहिए वेपन हैंडलिंग। फिर उसके बाद एवरी कश्मीरी पंडित सर हु इज केपेबल, ही शुड बी आर्म्ड सर। फिर मैं देखता हूँ ये कितनी गोलियां चलाते हैं, ये लश्कर वश्कर जैश, ये जितने भी आड़े टेढ़े नाम है ना सर इनके, देन आई वांट टू सी कि इनमें कितनी, ये पंडितों को इसलिए मारते हैं ना क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है, निहत्ते हैं। ये पुलिस वालों को क्यों, जेल के पुलिस वालों को क्यों मारते हैं सर? क्योंकि वो घर से कोई नमाज पढ़ने के लिए निकला तो उसकी पीठ पे गोली मार दी। दैट इज व्हाट दे डू। तो डरपोक लोग हैं, तो इनको ये कंट्रोल करना है। और वहां पे मुसलमान भी मारे गए वैली पे, और इनको भी जेएनके पुलिस, कोई इनके लिए कॉलोनीज बिल्डअप होनी चाहिए सर। जैसे आर्मी के कैंटोनमेंट्स होते हैं, जेएनके पुलिस के साथ ये पता है क्या करते हैं सर? हम तो फिर भी ऑपरेशन करते हैं, वापस अपनी कैंटोनमेंट अपने सीओबी में चले जाते हैं, हमारा सेफ एरिया है। इनको तो जेएनके पुलिस वालों को तो वहीं पे जाना है सर, गली मोहल्ले में रहना है। कुछ नहीं पता कि 3 घर छोड़ के कौन सा टेररिस्ट का घर है, हु नोज, किसको क्या पता है तो किसके ऊपर कब क्या एक्शन हो जाए। इसीलिए सर सबसे बड़ी बात यही है कि वन मस्ट बी, एक साथ ना निकलें, एक साथ ही निकलें, जब निकलें अकेले ना निकलें, माफ कीजिएगा, ये इन अ ग्रुप निकलें, ये ऑल द टाइम आर्म्ड रहें। और इनकी जो सोसाइटी है, ये अलग से इनके लिए जमीन लेके वहां पे इनको रखा जाए कि बाहर ना रहें, ये इस तरीके से इनको करा जाए। फिर आप देखिए वायलेंस लेवल्स इन द वैली विल कम डाउन। और चौथी चीज है कि जो सोर्स है सर वायलेंस का, उस पर तवज्जो दी जाए। मुझे नहीं लगता कि हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं। सोर्स इज रावलपिंडी सर, सोर्स इज नॉट श्रीनगर। प्रॉब्लम है श्रीनगर की है नहीं, प्रॉब्लम है रावलपिंडी की है। तो वहां पर जरा फोन वोन खड़का है जरा एनएसए साहब हमारे, तो उनको एनएसए की भाषा समझ में आ जाती है सर, फिर वो टाइट हो जाएंगे। जी मैं साहब, आपने कहा कि कश्मीर के जो मसाइल हैं, जो कुछ रह गए, ऑफ कोर्स जो 70 साल से बैगेज चला आ रहा है, वो हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि वो एकदम से डर्टी लॉन्ड्री जो है क्लीन हो जाएगी, लेकिन फिर भी हालात बहुत बेहतर हैं। कश्मीर तरक्की की राह पे है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। उधर पाकिस्तान की तरफ से बहुत मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर उनकी उस तरह अब कश्मीर पे वो जो रेटरिक है वो ज़रा निस्बतन कम है। वो चाहते तो हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ हलचल होती रहे, मगर कर नहीं पाते। इस वक्त जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, वो आप भी पाकिस्तान के टेलीविज़न देखते रहते हैं मेरी तरह, और आपको अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल हालात हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे, इकोनॉमिक हालात स्टेबल नहीं हो रहे, और इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे। 2 महीने से कह रहे हैं बस करने वाला हूँ, बल्कि 25 मई से कह रहे हैं, जब से उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ था। तो आप पाकिस्तान के हालात को कैसे देखते हैं, खासतौर पर इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पेंडिंग अनाउंसमेंट को? सर मैं आपको बात बताता हूँ, पाकिस्तान में जब भी स्टेबिलिटी हुई सर, इट वाज ऑलवेज सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल। पाकिस्तान में कभी जेन्युइन स्टेबिलिटी रही नहीं 75 साल में, जिसको हम कहते हैं ना कि वी यूज दिस टर्म ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में सर कभी ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी नहीं रही। पाकिस्तानियों ने कभी डेमोक्रेसी देखी नहीं ढंग से। पाकिस्तानी कभी, अब वो मार्शल लॉ वाला आया, उसने ऊपर से ढक्कन लगा दिया सबके ऊपर, फौजी बूट के नीचे रौंद दिया, तो स्टेबल हो गया मामला। तो सर अगर किसी को अमन चाहिए तो अमन तो उसको घर पे रहने दे। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है सर, कब्रिस्तान से ज्यादा अमन कहाँ पे होता है? और वो कब्र वाला अमन थोड़ना चाहिए। तो बात ये है पाकिस्तान में कि सर ये, मैं एक, मेरे जो पाकिस्तानी भाई बहन है उनको मेरे स्टेटमेंट शायद खराब लगेंगे सर, दिस ये क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ इमरान खान की प्रॉब्लम नहीं है सर, ये पाकिस्तान टेलीविजन पे आपने, जब आप पाकिस्तान में थे सर, अब तो आप कनाडा में रहते हैं, जब आप पाकिस्तान में थे आपने सुना होगा पाकिस्तान टीवी में कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये डे 1 से नाजुक दौर से गुजर रहा है सर।
बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट। हमें ये समझना पड़ेगा, ये इसको बनना नहीं था, मुल्क बन गया। अब इनको, अब जिन्ना साहब को चाहिए था पाकिस्तान, मिल गया, और मिलने के बाद क्या करना है, ही डिड नॉट नो, देयर वर नो पॉलिसीज, देयर वाज नो फ्रेमवर्क, देयर वाज नो विजन। आज की तारीख में आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, इमरान खान क्या कर रहा है सर? इमरान खान पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक कर रहा है। इमरान खान देख रहा है कि भाई लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च इमरान खान नहीं अनाउंस कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको लगता है भीड़ नहीं आएगी, उसको लगता है एस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसको लगता है फेलियर हो जाएगा। जिस दिन इमरान खान को ये देखिए सर, जिस दिन उसकी गोटियां फिट हो गई, वो अनाउंस कर देगा। कुछ तो है पीछे से जो इमरान खान को रोक रहा है, चाहे लैक ऑफ सपोर्ट रोक रहा है, चाहे उसको रावलपिंडी से हुक्म मिला है, क्योंकि रावलपिंडी में भी उसके कई दीवाने हैं सर। वो जनरल बाजवा को गाली देता होगा, बाकी उसकी कुछ तो है जिसकी वजह से इमरान खान रुका हुआ है सर। तो इमरान खान इज टेकिंग, जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बना है 1947 से, उसी का तो एडवांटेज ले रहा है। वो अगर सच्चा होता सर अपना ईमान का, वो लॉन्ग मार्च निकालता, वो कहता मैं अकेले जाऊंगा यार, तुम मेरे पीछे मत आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले जाऊंगा, मैं इस चीज में बिलीव करता नहीं। वो अपनी गोटियां फिट कर रहा है, जिस दिन गोटियां फिट हो जाएंगी निकल जाएगा लॉन्ग मार्च पे। उसको आता ही है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ना आती है सर, उसको सरकार चलानी, मुल्क चलाना थोड़ा ना आता है। तो कंटेनर के ऊपर यहाँ पे डीजे बट गाना चला रहे कि आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, वो इसी चीज में वो मस्करा टाइप का आदमी सर। ही इज गुड इन दिस ओनली, ही इज नॉट अ सीरियस गाय। जी, मेरी साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल तो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ और इमरान खान कोई सीरियस आदमी नहीं है जो कोई ढंग की बात करेगा। उधर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का नज़र आया। चूँकि वो इस तरह के स्टेटमेंट बहुत कम देते हैं, बहुत मोहतात आदमी है, मगर उन्होंने दिल की बात खुल के कह दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत एआई का एक्सपर्ट है तो पाकिस्तान आईटी सर, इंटरनेशनल, आईटी बोला था ना, आईटी, जी हाँ, तो और आईटी। पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट है। नाम नहीं लिया उन्होंने, कहा हमारा जो कि पड़ोसी मुल्क है, जो जाहिर है पाकिस्तान की तरफ ही वाज़ेह इशारा है। तो आप उनकी स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ मैसेज क्या लेते हैं? मुझे तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बड़े अरसे बाद किसी भारत के बड़े नेता की इस तरह की खुली स्टेटमेंट सामने आती है। देखिए सर, ये पाकिस्तानी को बड़ा बुरा लगा, तो मैंने उनको ये बोला कि आपका तो नाम ही नहीं लिया, आप क्यों बीच में? कह रहा नहीं नहीं, हम ही तो करते हैं टेररिज्म, और कौन करता है? श्रीलंका थोड़ा ना करता है, नेपाल नहीं करता, हम ही है। तो उनको भी पता है कौन करता है कौन नहीं करता सर। सर सच्ची बात यह है ना कि जो जयशंकर साहब ने बोला है, जो जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वो क्या है सर स्टेटमेंट? वो बेसिकली ये है कि उनको रास्ता दिखाने का कि भाई देखो, आप भारत के जैसे तरक्की कर सकते हो, आपका फोकस गलत है। इनको लगता है सर जिहाद करके दुनिया पर राज कर लेंगे। आप इनकी लैंग्वेज देखिए सर, इनके टेलीविजन एंकर्स की, यहाँ पे भी काफी जोर शोर से बातें होती है, यहाँ पे भी चीख चिल्लाहट होती है, यहाँ पे भी जब टीवी में डिस्कशन होते हैं, डिबेट होती है भारत में, तो बहुत तेजी से होता है। पाकिस्तान में कुछ अलग चीज है सर। पाकिस्तान एक्चुअली, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स एंड पाकिस्तानी लीडर्स एंड मच ऑफ द पाकिस्तानी पब्लिक, दे एक्चुअली बिलीव दैट दे मैटर इन दिस वर्ल्ड सर। ये देखिए ना, ये प्रॉब्लम है उनके साथ। उनको एक्चुअली लगता है कि उनकी कुछ हैसियत है इस दुनिया में, जो कि गलत है, कोई हैसियत है ही नहीं। लेकिन उनको लगता है लोग हमें क्यों पालें? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो न्यूक्लियर वेपन्स के साए में टेररिज्म करते हैं। अगर मैं बिल्कुल डीपली चला जाऊं, जो डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है, द ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, वो यही कह रहे हैं कि साहब देखिए, दिस इज एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेट, इट इज अ टेरर स्टेट। और अगर मैं आगे ले जाऊं, जो जयशंकर साहब ने नहीं बोला लेकिन मैं बोल रहा हूं, कि साफ सीधी बात है सर, जब तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, पाकिस्तान ऐसी इररेस्पॉन्सिबल हरकतें करता रहेगा सर। पाकिस्तान शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन सर, एंड इंडिया शुड टेक दिस लीड, टेल द वर्ल्ड कि भाई ये इररेस्पॉन्सिबल है, ये जिहादी विहादी, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सब नाटक और ये गजवा एन जैसा चूरन खिलाते रहते हैं सबको सर। और यही इनका इनका काम ही, और क्या है सर इनके पास? आप बता दीजिए ना, वाई आर दे इंपॉर्टेंट? अमेरिका के क्या काम है? ये कहते हैं अमेरिका हमारा दोस्त था एक जमाने में, दोस्त था तो क्या? कौन सी इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बना दी पाकिस्तान ने? कौन सा विंडशील्ड का वाइपर बना दिया सर? कौन सा वैक्यूम क्लीनर बना दिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान से क्या बन के आया है कि हम ठीक है, हम तालिबान बनाएंगे, हम जिहादी बनाएंगे, हम कश्मीर भेजेंगे, हम अफगानिस्तान भेजेंगे, लाओ पैसा। तो दे आर एक्सपोर्टिंग टेरर। ये जो तालिबान है, ये किसने बना दिया सर? जो अफगानिस्तान में राज कर रहे हैं और रोज पाकिस्तानियों को मार रहे हैं सर, 300 350 पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं। ये किसने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहां से आया? उसके नाम में पाकिस्तान लिखा हुआ है सर। तो हम आईटी बनाते हैं,
हम आईटी कर रहे हैं, वो भी आईटी कर रहे हैं सर, बस फुल फॉर्म हमारे आईटी का अलग है, उनका अलग है सर। जी, आपने कहा कि वो भी अपनी तरह की आईटी कर रहे हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म, और इधर भारत में टेक्नोलॉजी की और हाई टेक की दुनिया है। सर आखिर में सर देखिए सर ऐसा जी, ऐसा, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं नहीं, बीच नहीं, में बोल रहा हूँ। नहीं, ज़रूर, ज़रूर। सर ऐसा है कि जिसका जो काम है वही तो करेगा सर, जिसको जो काम आता है। अब मेरा मेरा काम है अगर टेलीविजन पे बोलना, तो मैं थोड़ा ना सर वहां पे कुछ और कार बनाना शुरू कर दूंगा, रॉकेट फायर करना शुरू कर दूंगा सर, मेरा तो काम है टीवी पे बोलना। तो जिसकी जो एक्सपर्टीज है वही काम कर रहा है सर। यानी जिसका काम उसी को साजे वाली बात है, वो जो एक हमारे बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्सपेक्ट जी आखिर बिल्कुल, में मैं जिसका काम सब उसी को आपसे साझा। ये जानना चाहते हैं कि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे बहुत आगे है। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का जो विजिट था अमेरिका का, वो बहुत ही असर्टिव रहा, मैं ये कहूँगा। तो इसके साथ साथ कनाडा में जो सिचुएशन है उस पे भी भारत की एक जो एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी आई, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, चूंकि यहाँ पे भी वाले हम तो ये रेफरेंडम की बात बात नहीं है, लेकिन जो इशू ये है कि वो सुरक्षा का है मसला। जो भारतीय नेशनल यहाँ आते हैं या जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं, उनका कंसर्न रहता है। मंदिरों में ग्राफिटी लिखी जाती है। तो आप कैसे देखते हैं भारत की ट्रैवल एडवाइजरी टूवर्ड्स कनाडा? और फिर कनाडा ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी दी कि कैनेडियन सिटीजन कश्मीर के आसपास ना जाएं, पाकिस्तानी बॉर्डर्स के आसपास ना जाएं। तो आखिर में इस सूरत हाल पे थोड़ी सी जरूर रोशनी डालिए। सर ऐसा है ना कि ये तो कनाडा की जिम्मेदारी है कि कोई इंडियन आएगा, कोई हिंदू आएगा, कोई भी आएगा, तो उसका आपको प्रोटेक्ट करना, ये तो कनाडा की जिम्मेदारी है। और अगर कोई कैनेडियन सिटीजन भारत आता है तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है सर। तो भारत यही तो कह रहा है कनाडा को कि अपनी जिम्मेदारी ऊपर। ऐसा कैसे कोई ग्राफिटी लिख देगा, कोई मारपीट करेगा, कोई टेम्पल में तोड़ देगा, कोई उसको ध्वस्त कर देगा बिल्कुल। तो ये तो कनाडा, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक बात है, राइट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक बात है, बट फिर वही चीज है ना, कनाडा को फिर दोनों तरफ से होता है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो पूरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करें, कोई बात नहीं सर, वो कोई बात नहीं, हम करें सर तन से जुदा। तो ये सर, ये कहाँ की जस्टिस है? फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना तो फिर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी पागल बैठे हैं ना इंडिया में, ऐसी बात थोड़ी ना कि पागल सिर्फ बाहर ही हैं, यहाँ पे तो और बड़े पागल बैठे हैं। ये जिस दिन आ गए अपनी सी में सर, ये तो उसको कहते हैं ना, दिल्ली में लंका लगा देंगे सर बढ़िया वाली। इनको पता ही नहीं लगेगा रॉकेट कहाँ से गया, कहाँ से आया। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए सर। दूसरी चीज है ट्रैवल एडवाइजरी की, जहां तक बात है, ठीक है, इंडिया ने एक स्टेप लिया, बताया कि यू आर नॉट सेफ बिकॉज जेन्युइनली यू आर नॉट सेफ। कनाडा ने जो करा वो रिस्पॉन्स में करा इंडिया के। कनाडा हैज नो लॉजिक ऑफ अ ट्रैवल एडवाइजरी टू इंडिया। कौन से कैनेडियन को नुकसान पहुंच गया, आप बता दीजिए। लॉजिक क्या है ट्रैवल एडवाइजरी का? इंडिया का तो ये लॉजिक है कि ये 5 चीजें हुई हैं इसलिए। कनाडा बताए कि उसका क्या लॉजिक है ट्रैवल एडवाइजरी का? कोई नहीं है। रिस्पॉन्स करा है, हक है, पूरा कर दिया। और जहां तक ये रेफरेंडम है सर, रेफरेंडम करते हैं, हम तो कहते हैं ऑल द बेस्ट। मैं तो सारे खालिस्तानियों को बोलता हूँ कि जी ऑल द वेरी बेस्ट, आप हर साल करो रेफरेंडम, अगले 100 साल तक हर साल करो। इनको पंजाब में खालिस्तान बनाना है, रेफरेंडम ये कनाडा में कर रहे हैं सर। ये आपने, मैं आपसे, आपको लॉजिकल लगती है बात? ये आप कहें कि गौरव मुझे भूख लगी है यार, मुझे खाना खिलाओ, और मैं कहता हूँ सर मैं आपके लिए बहुत शानदार एक शर्ट लाया हूँ, आप शर्ट पहन लो सर, आपकी भूख मिट जाएगी। आप तो पागल ही कहोगे ना मुझे, आप कहोगे यार ये कौन सी बेवकूफी की बात है। वो ठीक है, उनको बनाना पंजाब में खालिस्तान, रेफरेंडम वो कनाडा में कर रहे हैं आप। ठीक है सर, जैसी भगवान ने बुद्धि दी है, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत शुक्रगुजार थैंक यू हैं सर। कि आपने वक्त थैंक दिया यू और जो इस वक्त की सिचुएशन उस पर बातचीत की। आखिर में फिर चलते चलते मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आपके चाणक्य फोरम को सब्सक्राइब करें और उसके जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड कीजिए, और हमें एक लम्हे के लिए ये बता दीजिए कि चाणक्य फोरम की नई क्या प्रोग्रेस है और ऐप्स कैसी आपकी जा रही हैं। सर एप्स बिल्कुल ठीक जा रही हैं सर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आर्टिकल्स आ रहे हैं, एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम जो हो रहा है सर, नवंबर में हो रहा है सर, दिल्ली में, द चाणक्य डायलॉग्स का, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे सर, विल गिव देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। सो उसके उसकी तैयारियां चल रही हैं सर, जोरों शोरों से हम लोग लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है सर। और होपफुली इट विल बी अ गुड प्रोग्राम सर, बाय एवरीबॉडीज बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग सर। आपका आशीर्वाद रहेगा, क्यों नहीं होगा सर, बढ़िया होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी कीमती, इतनी मसरूफ रात में भी आपने वक्त दिया। व्यूज बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या जी की। आप उनके यूट्यूब चैनल और उनके ऐप्स को डाउनलोड कीजिए। इसके साथ साथ आप मेरे ज़ाती चैनल ताहिर गोरा को भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीविज़न के चैनल टैग टीवी को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टैग टीवी के ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।